चलिए साथियों, इस वीडियो में हम गणित का टॉपिक देखते हैं जो सीजी टेट के 3 और 2 दोनों में काम आएंगे। साथ ही साथ जो है शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में काम आएंगे। तो ये टॉपिक जो है आप देख रहे होंगे कि सहायक शिक्षक मतलब सीजीटीटी के लिए 7 नंबर से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और शिक्षक में 5 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों को, चाहे वो 3 वाला हो चाहे 2 वाला है, दोनों को ये समझना आवश्यक है कि गणित की प्रकृति होती क्या है। और गणित की प्रकृति को हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक है गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ये देखेंगे कि गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, ये आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। तो इस भाग में हम गणितीय अवधारणाओं के स्वरूप के 3 पहलुओं पर विचार करेंगे। कौन कौन से 3 पहलू होंगे? सबसे पहले तो होंगे मूर्त से अमूर्त की तरफ, विशिष्ट से व्यापक की ओर और सोपानी क्रम संरचनाएं। याद रखिएगा, गणित के विचार किस तरह विकसित होते हैं उनके लिए, इस अवधारणाओं को समझने के लिए हम 3 पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। एक तो पहला मूर्त से अमूर्त की तरफ, दूसरा विशिष्ट से व्यापक की ओर और तीसरा है सोपानी क्रम संरचनाएं। आप कह सकते हैं कि 3 पहलू किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज में देखे जा सकते हैं। 3 पहलू हम गणितीय संदर्भ में इनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि गणित के लिए कितने मौलिक, अहम और महत्वपूर्ण हैं। तो अमूर्त का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। जो मूर्त या ठोस रूप में अनुभव ना किया जा सके उसे अमूर्त कहा जाता है। अब हम सबसे पहलू क्या देखने वाले हैं गणितीय विचार को समझने के लिए? मूर्त से अमूर्त तक किसी भी बच्चे को हमको सिखाना है, गणितीय विचार किसी बच्चों में डालना है, उसकी अवधारणा डालना है, तो आपको मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाना पड़ेगा। जो अमूर्त ऐसा चीज़ है जो मूर्त या ठोस रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता, वो केवल विचार रूप में रह जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मूर्त से अमूर्त तक। सभी ज्ञान की तरह गणित भी हमारे ठोस अनुभवों से विकसित होता है। हम सबसे पहले हम त्रिविम आकारों का उदाहरण लेते हैं। त्रिविम आकार मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। हम सोचते हैं एक गोला के रूप में सोचते हैं, एक कोई गोलाई है उसके बारे में सोचते हैं। गोलाई या गोला की संकल्पना हम कैसे समझा सकते हैं? किसको? बच्चों को गोलाई की या गोला की संकल्पना आप कैसे समझा पाएंगे? क्या उनकी मानसिक प्रक्रिया कुछ निम्न प्रकार की थी? अब हम क्या करेंगे, इसको समझाना है, हमको गोला समझाना है, अमूर्त से अमूर्त की ओर गोला समझाना है हम बच्चों को। तो हम क्या करेंगे कि उसको पूछेंगे कि हमारे चारों ओर क्या क्या चीज़ दिखते हैं गोल गोल के रूप में। तो सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा जो है आपको बताएंगे कि हम जो है गेंद देखते हैं, संतरे देखते हैं, तरबूज देखते हैं, लड्डू देखते हैं, है ना। और जहाँ तक हो सकता है कभी कभी चांद भी बोल सकता है, सूर्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोले दिखते हैं। बच्चों की मन है वो बोल सकते हैं आपके सामने, लेकिन हमारे आसपास सामान्यतः गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू, आसपास की रोटी हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें उनको विचार आएंगे और बताएंगे। तो इन पर हम एक क्या करते हैं, एक धारणा संकल्पना कैसे आप विकसित कर रहे हैं, इस पर हम देखते हैं। तो हमारे आसपास जो जितने भी गोला चीज़ है, गोलाई वाला चीज़ है, अब इन पे एक ही प्रकार की नियमितता है, यानी कि गोलाई, चाहे वो गेंद हो, चाहे संतरा हो, चाहे तरबूज हो, चाहे लड्डू हो, सभी में एक ही अनियमितता नहीं है। सभी गोल है, सभी में नियमित है। अब इस प्रकार हमारे दिमाग में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होगी। अब हम किसी बच्चों को बोलेंगे, बेटा एक गोलाई गोल जानते हो आप, हमारे आसपास चारों ओर क्या है जानते हो? तो बताओ। जैसे हम बताएंगे उसको गोल रोटी होता है, गेंद होता है, इस प्रकार से हम उसको, है ना। सॉरी, मैं यहाँ पे रोटी का उदाहरण नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है त्रिविम लिया है।
त्रिविम मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी हो, जिसमें गेंद, संतरा, तरबूज और लड्डू को ही ले सकते हैं, बाकी चीज़ को आप डिलीट कर दीजिएगा, मत लिखिएगा उसको। इसमें हम गेंद, संतरा, तरबूज और लड्डू का उदाहरण दे सकते हैं, त्रिविम है। अब धीरे धीरे हम इस प्रकार से अवधारणा धीरे धीरे विकसित हम कर सकते हैं, है ना। तो हम गोल चीज़ों को उनके चीज़ों से अलग कर सकते। अब अवधारणा विकसित हो गया कि गोल जो है इस प्रकार से होता है, बच्चों के मन में धीरे धीरे अवधारणा विकसित हुआ, तो हम गोल जितने भी गोल चीज़ें रहेंगे, किसी भी वस्तु में सम्मिलित कर दिया जाए उनको, तो गोल चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो गोल नहीं है, है ना। गोल चीज़ों को उन चीज़ों से अलग कर सकते हैं जो गोल नहीं है। वहीं पर रख दीजिए, उनसे बोला गोल कौन सा यहाँ से निकाल के दिखाओ, तो बिल्कुल गोला वाला, गोलाई वाले भाग को निकाल के दिखा सकते हैं, या बोलोगे जो गोल है उनको छोड़ दो, बाकी को निकाल, तो गोलाई वाली चीज़ को छोड़ देंगे, बाकी नहीं। तो इस प्रकार से हमारा अवधारणा स्पष्ट होगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि गोलाई का गुण जो सब गोल में रहता है या होता है, इन चीज़ों के अन्य गुण जैसे जिन पदार्थों से वे बने हैं उनकी अमाप या उनके रंग से संबंधित नहीं है। हम गोल चीज़ तो बता जरूर रहे हैं, लेकिन यह उनसे संबंधित नहीं है कि वो किससे बना है या उसका रंग क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता। हम क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, गोला चीज़ को सिखा रहे हैं, गोलाई की अवधारणा, गोला की संकल्पना सिखा रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम गोलाई की अवधारणा को उन मूर्त या ठोस चीज़ों से अलग करने लगते हैं, ठीक, जिनसे उसे प्राप्त किया गया है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले की अवधारणा को विकसित करते हैं। देखो, गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले की अवधारणा को विकसित करते हैं। एक बार जब हम यहाँ अवधारणा बना लेते हैं, तो गोले की बात करते समय हमें किसी विशेष गोल चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इस अवधारणा को अपने मूर्त अनुभवों से सफलतापूर्वक अमूर्त स्तर पर प्राप्त कर लिया है। सीधी सी बात है, किसी भी बार बार किसी चीज़ आसपास की चीज़ों को बताना शुरू करोगे तो किसी के मन में भी अवधारणा बैठ जाएगी, और अवधारणा बैठ गई ना गोल, तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी विशेष गोलाकार चीज़ को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो है इस अवधारणा को मूर्त अनुभव से सफलतापूर्वक अमूर्त स्तर पर प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार आप लालपन, जो भी चीज़ें हैं उसे आप सिखाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन लालपन की अवधारणा और गोले की अवधारणा दोनों में अंतर है, या कह सकते हैं कि इनकी अवधारणा और गणितीय अवधारणा में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि पहली बात, प्रत्येक गणितीय अवधारणा, यहाँ पे अवधारणा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, लेकिन इस अवधारणा और गणितीय अवधारणा में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? पहली बात, प्रत्येक गणितीय अवधारणा से और गणितीय अवधारणा जनित होती है। जैसे गोले की अवधारणा से संबंधित हम त्रिज्या, केंद्र, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की भी अवधारणा जनित करते हैं। केवल गोला तक सीमित नहीं रहता वो, है ना, उससे और अवधारणा हम जनित करते हैं। तो इस प्रकार हम एक मूर्त से अमूर्त की ओर एक गणित की विचार कर सकते हैं। तो ये तो रहा मूर्त से अमूर्त की ओर। अब आते हैं विशिष्ट से व्यापक की ओर। अब विशिष्ट से व्यापक है क्या चीज़? मतलब विशिष्ट का मतलब होता है कि विशिष्ट चीज़ें, अब व्यापक मतलब होता है विस्तार, बड़ा रूप। विस्तार का मतलब क्या, व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा रूप। विशिष्ट मतलब होता है एक विशिष्ट चीज़ें या विशिष्ट रूप। तो हम यहाँ पे विशिष्ट से व्यापक की तरफ कैसे जाएंगे? हाँ, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गणितीय अवधारणा सिखा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ पूंछ, अब किसी बच्चों को बोल दो पूंछ, तो आपके आंखों के सामने एक जो चित्र बनना शुरू हो जाएगा कि घोड़े की पूंछ होता है, बंदर की पूंछ होता है, या पालतू कुत्ते की पूंछ। मतलब हर किसी के बच्चे में कुछ न कुछ पूंछ की एक जो है तस्वीर बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल तस्वीर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हम जो पूंछ बोल रहे हैं, क्या वो घोड़े की पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं,
या बंदर की पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं या पालतू कुत्ते की पूंछ की के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, विशेष हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम विशिष्ट से व्यापक की ओर जा रहे हैं। मतलब एक को बोलने से हमारे मन में आ जाना चाहिए कि पूंछ होता है, वो किसी कुत्ते का, किसी घोड़े का, किसी का भी हो सकता है। पूंछ मतलब तो पूंछ ही होता है। किसी विशेष जानवर की पूंछ में बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो पूंछ की अवधारणा में नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे घोड़े की 2 फुट लंबी काली, उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। मेरे घोड़े की 2 फुट लंबी काली पूंछ है। अब इसमें 2 फुट लंबी काली पूंछ है, इसमें लंबी भी आ गई, काली भी आ गई, 2 फुट भी आ गई। कितने सारे अवधारणा बन रहा है। मैं उसके बालों की मोटाई, रंग व कोण से, यहाँ पे देखिए, मोटाई, उसके रंग, वह कोण से, वह कोण जो है शरीर के साथ बनाती, सब पूंछ कोई ना पूंछ जो है शरीर से कुछ न कुछ कोण बनाती है आदि बता सकती हूँ, है ना। उसकी मोटाई भी बता सकती हूँ, उसके रंग भी बता सकती हूँ। तो लेकिन क्या यह बातें किसी भी घोड़े की पूंछ के लिए सही होगी? अब इसमें सोचना पड़ेगा, है ना। क्या इनमें से कुछ विशेषताओं को अलग अलग घोड़ों के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होगी? इसीलिए अगर मैं इस अवधारणा को सब घोड़ों पर लागू करना चाहती हूँ तो मुझे घोड़े की पूंछ की ऐसी तस्वीर बनानी होगी जो केवल मेरे घोड़े की पूंछ की विशेषताओं तक सीमित न हो। अब बताइए, हर घोड़े का रंग तो एक जैसा नहीं हो सकता, उसके पूंछ का मोटाई भी एक जैसे नहीं हो सकता, कोण भी एक जैसे नहीं हो सकता। तो हम बोले कि मोटाई मान लीजिए 2 mm होता है, रंग काला होता है, या कोण मान लीजिए 10 अंश होता है, तो क्या वो सभी घोड़े के लिए लागू होगा? बताइए, क्या ये सभी घोड़ों के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं होगी? होगी। तो हमको ऐसा अवधारणा बनाना है, ऐसा तस्वीर बनाना है सामने कि पूंछ बोलते ही सबको समझ में आना चाहिए कि ये पूंछ ही पूंछ होता है ना। तो ऐसा अवधारणा हमको बनाना है, मतलब एक विस्तार रूप बनाना है, विशिष्ट से व्यापक की ओर जाना है। तो हमको करना क्या पड़ेगा? अब मैं पाती हूँ कि गायों और कुत्तों के शरीरों पर भी ऐसी चीज़ें लगी होती है, पूंछ तो होती है। इसलिए अपनी अवधारणा में सब जानवरों की पूंछ को शामिल करने के लिए मैं और भी व्यापक बनाती हूँ। कैसे? अब इसको समझते हैं। यहाँ पे समझिए इसको। एक विशिष्ट स्थिति लेकर और ज़्यादा स्थितियों को शामिल करने के लिए अवधारणा को व्यापक बनाते समय हम विशिष्ट स्थिति की कुछ गुणों को छोड़ देते हैं। कुछ गुणों को, जैसे कि मोटाई हो गया, रंग हो गया, है ना, कोण हो गया, इस गुणों को छोड़ दें और उन गुणों को चुनते हैं जो सभी उदाहरणों में हैं। हम उनके लिए सामान्य गुण से व्यापक अवधारणा बनाते हैं, मतलब विशिष्ट से व्यापक अवधारणा की ओर जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब आपको मैं चतुर्भुज की अवधारणा बनाने के लिए बोलूँ तो चतुर्भुज मतलब, अब चतुर्भुज कैसे होता है? वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समलंब भी होता है। लेकिन मैं चतुर्भुज बोल रहा हूँ मतलब आप 4 भुजा ही बनाएंगे ना। चतुर्भुज तो सभी होता है लेकिन उसका नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से पूंछ जो है, पूंछ होता है लेकिन पूंछ अलग अलग लोगों का होता है। बिल्ली का पूंछ होता है, गाय का पूंछ होता है, बकरी का पूंछ होता है, घोड़े का पूंछ होता है, लेकिन पूंछ तो पूंछ ही कहेंगे ना उसको। तो इसी प्रकार से हम ऐसे चीज़, बाकी चीज़ों को छोड़ दो कि किसी का पूंछ जो है काला होता है, पतला होता है, टेढ़ा होता है, लंबा होता है, ये नहीं, पूंछ के बारे में हम अवधारणा बना रहे हैं कि पूंछ होती है। तो पूंछ मतलब पीछे लगा होता है पूंछ, उसको हम पूंछ कहते हैं, है ना। तो ऐसा है कि अब यहाँ पे देखो, हम वर्ग, आयतों, समलंब इत्यादि को जांचते हैं और वे गुण चुनते हैं जो सब में पाए जाते हैं। सबको छोड़ दीजिए, वर्ग, आयत, समलंब इत्यादि को जांच लो। एक वर्ग है, एक आयत है, एक समलंब है, सीधी सी बात है, ये सब गुण। लेकिन वो गुण को चुनेंगे जो सब में लागू हो। जैसे, यानी कि ये सभी 4 भुजाएं बंद आकृति की होती है या भुजा 4 होती है। बंद आकृति होती है और भुजा 4 होती है। इस प्रकार हम 4 भुजाओं की बंद आकृति की व्यापक अवधारणा बनाते हैं और ऐसी आकृति को चतुर्भुज
कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देख सकते हो, आप देख लीजिए कि हम चतुर्भुज बोलेंगे तो आपके मन में एक तस्वीर बन जाएगी कि ये 4 भुजा होती है, अब ये बंद आकृति होती है, 4 भुजा होती है और एक बंद आकृति होती है, अवधारणा जरूर बनेगी। तो इसे बोलते हैं विशिष्ट से व्यापक की ओर, मतलब किसी एक विशिष्ट से पूरे का सम्मिलित करके उसके जान लेना, सभी में लागू हो जाएगा। ये पुंछ बोलने में सभी जितने भी लोगों में पुंछ होता है वो सब में लागू हो जाएगा, है ना ये। तो चलिए यह तो हो गया विशिष्ट से व्यापक की ओर। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। अब तक आपने नोट किया होगा कि जब विचारों को व्यापक बनाते हैं तो ज़्यादा अमूर्तता की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस बात संबंधित है ना, इस बात से संबंधित है। मतलब अब विशिष्ट से व्यापक की ओर हम जाते हैं तो इसमें और अमूर्तता आती है, सीधी सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब आता है हमारे पास सोपान क्रमिक संरचनाएं। सोपान क्रमिक, यदि हमें आसान भाषा में समझना होगा तो सौंपना, एक के ऊपर एक आना, एक के ऊपर एक आना, या एक को डालने से दूसरा बनना, दूसरा डालने से तीसरा बनना, इस प्रकार से इसमें एक के बाद एक का आना, या इसका अवधारणा का विस्तार होना, एक के बाद एक के होने से दूसरे का विस्तार, दूसरे का होने का तीसरे का विस्तार, तीसरे का होने से चौथे का विस्तार, ऐसा। तो जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, देखो मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार जैसे जैसे अब विस्तार होते जाएंगे, व्यापक होते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरणों को लिखते जाएं तो हमें विचार की एक श्रृंखला मिलेगी जिसमें हर अवधारणा उससे अगली अवधारणा में शामिल होगी। मतलब एक अवधारणा यहाँ पे अब लिख दिए तो दूसरा यदि अवधारणा बनाते हैं तो पहला वाला अवधारणा इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तीसरा अवधारणा बनाएंगे तो दोनों इसमें सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से एक के बाद एक अवधारणा उसमें शामिल होती जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे विचारों का सोपान क्रम क्या है। विचारों की एक प्रणाली है जिसमें उनको अलग अलग श्रेणियों के अनुसार क्रमिक रूप से एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है। क्रमिक रूप से एक के साथ एक व्यवस्थित रूप से उसको क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। वही है आपका सोपान क्रम, विचारों का सोपान क्रम। तो सबसे पहले देखिए उदाहरण के लिए इसमें आप समझ जाएंगे, मूर्त वस्तुओं को गिनने में हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सा, जीरो को छोड़कर एक से लेकर बाकी जितने भी है ना, जीरो सम्मिलित नहीं होता, ये समुच्चय होती है। अब अगर इसी समुच्चय का हम शून्य को शामिल करें तब क्या होगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसमें शामिल कर दिए, क्या कर दिए, जीरो को हमने अलग से लिखा लेकिन ये वाला शामिल हुआ कि नहीं हुआ, इसमें शामिल हो गया। अब ये सभी शामिल होगा इसमें, और क्या शामिल करेंगे, ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे। तो ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर ये पूर्णांक समुच्चय बन जाता है। पहले तो ये प्राकृतिक संख्या था, जीरो को सम्मिलित करने पर ये पूर्ण संख्या बन गया। अब उसमें हमने माइनस संख्याओं को सम्मिलित किया तो पूर्णांक समुच्चय का संख्या बन गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को जोड़ सकते हैं, है ना। धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नों को तो कौन सा संख्या बन जाएगा, ये परमेय संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। और इसी तरह आगे भी हम सोपान क्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे करके और बढ़ा सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि पहला प्राकृतिक संख्या आया, फिर पूर्ण संख्या आया, फिर पूर्णांक संख्या आया, फिर परमेय संख्या आया, मतलब एक के बाद एक ये बनते गया। अब अगर मैं यह नहीं जानती कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब है तो मैं पूर्णांक संख्या को कैसे समझ पाऊंगी। अब इसी प्रकार यदि मैं अन्य संख्याओं को समझ नहीं पाती हूँ तो अगली संख्याओं को कैसे समझ पाऊंगी। या कह सकते हैं यदि मैं संख्याओं का मतलब नहीं समझ पाती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं परमेय संख्या को समझ सकता हूँ। इसलिए इनमें से प्रत्येक अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए मुझे विचारों के सोपान क्रम में उससे पहले आने वाले प्रत्येक अवधारणाओं को समझने की जरूरत है। ठीक, तो सोपान क्रम का मतलब आपको समझ हो गया कि अगले में मतलब पहले में अगले को सम्मिलित करना या अगले में किसी को सम्मिलित करना, एक के बाद एक सम्मिलित करते जाना, उस पर उसको रखते जाना, है ना, ये होता है सोपान क्रम।
तो गणितीय विचार इस प्रकार से विकसित होते हैं, है ना। गणित, अब देखें गणित विचार कैसे से विकसित हुआ। पहले हमने मूर्त से अमूर्त की ओर गए, तो क्या सीखा हमने, मूर्त से अमूर्त से हमने क्या गोला को सीखा, गोलाई आ गया, ये भी गणितीय विचार है। उसके बाद पुंज के बारे में सीखा, पुंज का एक पुंज लिया तो सभी पुंजों को हमने समझ लिया। उसके बाद किसी भी चीज़ को समझना सोपान क्रम, मतलब अब देखिए एक के बाद दो समझाओगे, दो के बाद तीन समझाओगे, तीन के बाद चार समझाओगे। उसी प्रकार से यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्रमेय संख्या, तो उसमें सम्मिलित हम करते गए और एक के बाद एक क्रम अनुसार उसको रखते गए, तो इस प्रकार से सोपान क्रम बन गया। तो साथ ही ये रहा आपका गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे गणित का स्वरूप और गणित की प्रकृति। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे गणितीय तरीके के सोचना, जैसे अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण। जहाँ तक संभव हो मैं जो है 2 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, गणित की प्रकृति, गणित का स्वरूप और ये दोनों को एक साथ। उसके बाद अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, ये तीनों को एक साथ बनाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद हम सीखेंगे सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये सारे चीज़ें मैं कम लगभग जो है 6-7 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। सुबह या शाम वीडियो जरूर देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। संभव हो कि सीजी टेट के पहले कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए और मेरे माध्यम से आपको 1-2 नंबर जरूर मिले। मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रहा है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इसको एक बार मेरे लिए बिना डाउनलोड कर लिए प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो। आप लोग डाउनलोड करते हैं तो मेरा कुछ नहीं हो पाता है। थैंक यू।